डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज फिर हम ड्राइंग की बात करेंगे। पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो भीमबेटका में चित्र मिले और अन्य जगहों पर चित्र मिले उनकी क्या विशेषता थी, किस युग में किस प्रकार के चित्र मिले। हमने उत्तरपुरा पाषाण युग की बात की थी। उसके बाद में हमने मध्य पाषाण युग के अंतर्गत जो चित्र मिले उनकी विशेषताओं की बात की थी। तो आज उसी के आगे हम पढ़ेंगे। और कल हमने पढ़ा था कि भीमबेटका जो एमपी में है उनकी गुफाएं जो है वहाँ की उनकी खोज किसने की थी। तो हमने पढ़ा था कि वी.ए. वाकणकर ने 1957-58 में वहाँ पर इन गुफाओं की खोज की, वो हमने पढ़ लिया था। तो आज हम आगे बात करते हैं, किताब में ध्यान देंगे। हमने लास्ट में पढ़ा था कि जो मध्य पाषाण युग है उसमें जो हमें चित्र मिलते हैं उन चित्रों में जानवरों के शिकार करते हुए इस प्रकार के चित्र मिले हैं। जानवरों में हमने शेर, बारहसिंगा, हिरण, तेंदुआ, चीता, गैंडा, अनेक जो छोटे बड़े जानवर हैं उनकी बात की थी। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि कुछ चित्रों में मनुष्य जानवरों के पीछे भाग रहा है और बाकी चित्रों में भी इस प्रकार के दृश्य हैं शिकार करते हुए। और अनेक चित्र ऐसे मिले हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, जिसके अंदर आदि मानव जानवरों के प्रति प्रेम और भाईचारे का, मित्रता का भाव दर्शाया हुआ है। और अधिकतर चित्रों में केवल जानवर ही बताया हुआ है। आगे बात करते हैं। लिखा है, यद्यपि जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में ही चित्रित किया गया है, यद्यपि जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में ही चित्रित किया गया है, मगर मनुष्य को साज सज्जा के साथ रुचिपूर्ण रीति से प्रस्तुत किया गया है। देखो, जानवर हैं वो प्राकृतिक अवस्था में हैं। जैसे एक जानवर की क्या अवस्था होती है, जैसे उसकी रहन सहन है, चलने फिरने की, बैठक, वैसे ही बताया। लेकिन जो मनुष्य हैं उसको कुछ विशेष रीति के साथ में, अलग तरीके के साथ में, अलग ढंग, रीति यानी ढंग, अलग ढंग के साथ में बताया है, जिसमें मनुष्य सजा हुआ है। सजावट खुद की हुई इस प्रकार का मनुष्य वहाँ पर दिखाया गया है। स्त्रियों को निर्वस्त्र और सवस्त्र दोनों ही रूपों में चित्रित किए गए हैं। ऐसे भी चित्र बने हैं जिसमें स्त्रियों के कपड़े नहीं हैं और बाकी में कपड़े हैं। स्त्रियों को वस्त्र के साथ में और न वस्त्रों के साथ में ऐसे चित्र बने हैं। इन चित्रों में बूढ़े व जवान सभी को समान रूप से स्थान दिया गया है। ठीक है, इसमें जो जिस तरीके से जवानों को बनाया है उसी तरीके से बूढ़ों को भी बनाया है, वृद्ध व्यक्तियों को। बच्चों को दौड़ते भागते दिखाया गया है और उछलते कूदते और खेलते हुए दर्शाया गया है। बच्चों की जो प्रवृत्ति होती है, इधर उधर दौड़ना, उछलना, कूदना, खेलना, वैसे ही वहाँ उन चित्रों में हमें इस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये बात आप अपने कॉपी में लिखेंगे कि किस प्रकार की चीज़ें हमको मिलती है। तो पहली लाइन तो आपको ये लिखनी है कि जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में और मनुष्य को सजे हुए अलग ढंग से बताया हुआ है। इसके अलावा आप ये लिखेंगे कि बच्चों को दौड़ते भागते उछलते कूदते हुए दर्शाया गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। फिर आपको एक चित्र देखना है, दिखाई दे रहा होगा। ये जो चित्र है भीमबेटका, और भीमबेटका कहाँ है भाई? एमपी मतलब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर जो भोपाल है उसके दक्षिण में 45 किलोमीटर अगर हम दूर जाते हैं तो वहाँ से 10 वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो ये जो आपको घोड़े का चित्र दिखाई दे रहा होगा, तो भीमबेटका में इस प्रकार के चित्र बने हुए हैं। एक दृश्य यहाँ आपके सामने है। ये किसके द्वारा बनाया हुआ है? ये मध्य पाषाण काल का बना हुआ है और आदि मानव के द्वारा बनाया हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर लिखा है कि सामूहिक नृत्य इन चित्रों का आम विषय रहा है। आम विषय यानी साधारण सा विषय है, नॉर्मल सी जो बात है वो है सामूहिक नृत्य। सामूहिक नृत्य मतलब ये वहाँ के सभी साथ में नृत्य करते हुए। ठीक है, ये लाइन आपको जो अंडरलाइन की है, हाईलाइट, वो लिखनी है अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में, जो कल लिखा था उसके आगे। तो हमने इन बातों की अभी जो बात की है इन चीज़ों की, कि भी दरअसल सामूहिक नृत्य भी वहाँ पर बने हुए हैं। परंतु ऐसे भी चित्र हैं जिनमें लोगों
जिनमें लोगों को पेड़ों से फल या शहद इकट्ठा करते हुए बताया हुआ है और स्त्री को अनाज पीसते हुए खाना बनाते हुए भी दिखाया गया है। मानव द्वारा जो पेड़ों के से फल लेता हुआ या शहद जो है उसको इकट्ठा करता हुआ भी चित्र बनाया हुआ है। स्त्री को अनाज पीसते हुए और खाना बनाते हुए भी दर्शाया गया है। इस प्रकार के चित्र हमको मिलते हैं। देखो, ये जो चित्र हमको मिल रहे हैं इस प्रकार की गुफाओं में, भीमबेटकाओं में या इस युग में, इससे हमको क्या पता लगता है? इससे हमें ये पता लगता है कि उस समय हजारों साल पहले जो मानव था, जो आदि मानव, आगे उनका जीवन कैसा था, वो किस प्रकार रहन सहन करते थे, किस प्रकार वो अपने जीवन को व्यतीत करते थे। हमें उन्हीं चीज़ों को, इन चित्रों को देखकर हम ऐसा अनुमान लगाते हैं। नहीं तो हमको कैसे पता लगता कि आदि मानव किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से शिकार करता है, क्या उसके मन में भाव थे। इन चित्रों के माध्यम से उनके भावों के बारे में हमें पता लगा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर क्या है, कुछ शैल चित्रों में मनुष्यों, स्त्रियों और बच्चों को एक साथ दिखाए गए हैं। कुछ ऐसे भी पत्थरों पर चित्र बने हुए हैं जिसमें मनुष्य और स्त्री और बच्चे सब साथ में दिखाए हुए हैं। तो आपको ये बात लिखनी है कि स्त्रियों को अनाज पीसते हुए, खाना बनाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, फिर लिखा है मानो वे एक ही परिवार के सदस्य हो। तो एक ऐसा चित्र मिला है जिसमें मनुष्य, स्त्री और बच्चे सभी साथ में बैठे हुए हैं। इसका मतलब वो एक ही परिवार से हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वो एक ही परिवार के हैं। फिर लिखा है अनेक शैलाश्रयों में हम हाथ और मुट्ठी की छाप पाते हैं, तो कुछ में अंगुली के सिरे के बने निशान। ऐसे बहुत सारे चित्र जिसमें हाथ बना हुआ है और मुट्ठी भी बनी हुई है, जो ऐसे मुट्ठी होती है वो भी बनी हुई है। ठीक है, तो ऐसे भी चित्र हमारे सामने नज़र आते हैं जिनकी हमने बात की है। ठीक है, और अंगुली के सिरे के बने हुए निशान हैं, अंगुली के ऊपर वाले भाग के भी चित्र बने हुए हैं। आगे देखो, भीमबेटका के कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग करते थे। भीमबेटका के जो कलाकार है, जो हमने कहा कि वहाँ के लगभग 500 गुफाओं में हमें चित्र मिले हैं, वहाँ के जो कलाकार है जिन्होंने चित्र बनाए होंगे, उन्होंने एक रंग का प्रयोग नहीं किया, अनेक रंगों का प्रयोग करते थे, जिनमें वो काला, पीला, ठीक है, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा और सफ़ेद रंगों को विभिन्न रंगतें शामिल थी। देखो, एक बात आपको समझनी है कि जैसे मान लो कोई कलर है, ठीक है, कोई मान लो कोई भी कलर है, जैसे मैंने जो किया है वो आपके सामने क्या है, लाल कलर है। ठीक है, इसकी जो रंगत है, रंगत यानी वो कलर है वो कैसा है, हल्का है या गहरा है। तो अब ये कलर तो ये एक ये है, देखो दो कलर है, ये भी लाल है ये भी लाल है ना, लेकिन इसमें हल्का कौन सा है, ये, तो इसकी हल्की रंगत हो गई। और ये कलर कैसा है, गहरा, तो इसकी रंगत कैसी होगी, गहरी। तो किसी भी कलर का जो मान होता है कि वो गहरा है या हल्का है या फीका है, कितना फीका है, ज़्यादा फीका, ज़्यादा गहरा है और भी ज़्यादा गहरा, तो वो उसकी रंगत होती है। तो भीमबेटका में ऐसे जो चित्र मिले हैं उनकी अलग अलग रंगत है, मतलब कहीं काला है तो काला, कहीं हल्का है, कहीं गहरा है, कहीं और गहरा है, पीला है तो कहीं पर फुल पीला है, कोई हल्का पीला है, ये इसकी रंगत होती है। ठीक है, तो किसी भी कलर की जो मान है कि भी उसमें कितना गहरापन कितना हल्कापन है, वो उसकी रंगत कहलाती है, ध्यान रखना है। लेकिन सफ़ेद और लाल उनके अधिक पसंदीदा रंग थे। सफ़ेद और लाल कलर सबसे अधिक उनके बढ़िया कलर थे, पसंद वाले कलर थे, और उनका प्रयोग उन्होंने विशेषकर किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। रंग और रंजक द्रव, रंग मतलब कलर हो गई, रंजक द्रव यानी ऐसा पानी जो जिसमें कलर डाला हुआ हो, विभिन्न चट्टानों तथा खनिजों को कूट पीस कर तैयार किए जाते थे। एक कलर देखो कैसे प्रयोग करते थे, एक लाइन तो आप ये ध्यान रखनी है कि आप ये लाइन याद रखेंगे। पहली बात तो कि भीमबेटका में अनेक रंगों का प्रयोग होता था, और ये लाइन आपको ये पूरी लिखनी है। ठीक है, खनिज कैसे बनते थे ये भी आपको लिखना है। खनिजों का प्रयोग करके वो क्या बनाते हैं, रंगों का प्रयोग करते थे भाई। और उस समय आदि मानव रंग कहाँ से लाते थे, तो
जो चट्टानें हैं अलग अलग कलर की, उनको पानी में मिलो करें रंजक द्रव तैयार कर लिया। खनिजों को कूट पीस करके उन्होंने रंग तैयार कर लिए। ठीक है। लाल रंग है वो हिरमच, जिसे गेरू भी कहा जाता था, उससे बनाया जाता है। हाँ, अगर हम गेरू रंग की बात करें तो आपको पता होगा कि जैसे कोई पहाड़ है, कोई पर्वत है पहाड़ी, उसके नीचे हम देखते हैं कि भाई हमें इस प्रकार की मिट्टी लाल कलर की दिखाई देती है। हम उसको अगर गांव में बात करें तो पीली मिट्टी भी कहते हैं और सफ़ेद मिट्टी कहते हैं। देखा होगा घर के आंगन में जो कच्चा घर होता है और जिसका आंगन कच्चा आंगन होता है, वहाँ पर जो आजकल जो कच्चे घर है वहाँ पर जो फूल बनाते हैं आंगन के अंदर हैं, वो उस फूलों में जो कलर भरा जाता है वो इसी गेरू रंग का भरा जाता है। मैं इस बात को आप वापस बताता हूँ। जैसे किसी का आंगन है, आजकल के घरों में तो कम दिखाई देता है, जैसे किसी का जो आंगन है वो कच्चा आंगन है, मतलब गोबर से बनाया हुआ है और उस पर उसने फूल बनाए हैं। क्या बनाया? कोई फूल बना दिया मान लो। ठीक है। जैसे अगर बात करें तो इस प्रकार का कोई फूल बना दिया शादी ब्याह के समय या और भी किसी त्यौहार के समय, तो फूल जो बना दिया और इसमें जो कलर हैं वो हम दरअसल अगर आपने देखा होगा तो गाँव में एक तो हम 2 प्रकार के कलर पड़ते हैं। पक्के कलर नहीं, मैं दरअसल उन कलर की बात कर रहा हूँ जो किसी ज़मीन से खोद करके या किसी पहाड़ या पर्वत के इस नीचे जो भाग है जहाँ पर हमको लाल कलर मिलता हो। ठीक है। कहीं पर देखा होगा सफ़ेद जो हमको मड्डा सा मिलता है, उस सफ़ेद रेत जो सफ़ेद मिट्टी है उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया, फिर उसमें कपड़ा डुबोया और कपड़े को डुबो करके हाथ से अंगुलियों के सारे इसमें कलर भरते हैं हम कच्चे आंगन के अंदर। और लाल कलर है तो लाल कलर में थोड़ा पानी मिलाया, इस प्रकार से गोल और उसे गोल बना करके उसमें हमने कपड़ा डुबोया और कपड़े डुबाने के बाद में उन अंगुलियों की सहायता से उसमें कलर भरते हैं। तो ये लाल और ये जो सफ़ेद हैं यही हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं क्योंकि ये हमें ज़मीन से खनिज कलर के रूप में आते हैं हमारे पास में। तो इस लाल कलर को गेरू कलर कहते हैं और इनका उन्होंने प्रयोग किया है खनिज रंगों के रूप में। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि गेरू रंग क्या होता है, इसकी हमने बात कर ली। हरा रंग है वो कैल्सिडोनी नामक पत्थर की हरी किस्म से तैयार होता था। ये भी एक प्रकार का खनिज है कैल्सिडोनी, और इसके पत्थर की जो अलग प्रकार की हरी किस्म है, अलग किस्म के ये पत्थर है अलग कलर का, उसमें जो हरे कलर का पत्थर है उसका प्रयोग करके ये कलर बनाया जाता था, उसका प्रयोग होता है। तो ये भी लाइन आपको याद रखनी है। सफ़ेद कलर समृद्ध चूना पत्थर से बनाया जाता है। चूना होता है ना हमारे घर में दीवारों पर लगाते हैं चूना पत्थर, उसका प्रयोग करके सफ़ेद कलर। रंग बनाने के लिए पहले खनिजों की चट्टानों के टुकड़ों को कूट पीस कर पाउडर जैसा बना लेते हैं। फिर रंग तैयार करना है तो जो खनिज हैं उसको कूट पीस करके हम उसका पाउडर तैयार कर लेते हैं। आज भी हम घर पर अपने दीवारों की कच्चे घरों की निपाई करने के लिए हम एक ऐसा पाउडर लाते हैं ना, जिसको अलग अलग नाम कहते हैं, उसकी जगह पर हम कह सकते हैं कि भाई ऐसा सफ़ेद पाउडर लाया है। ठीक है। या मिट्टी लाई, सफ़ेद मिट्टी, उसका प्रयोग करके तो उसका पाउडर तैयार कर लेते हैं। फिर उसमें कुछ पानी या गाढ़ा या चिपचिपा पदार्थ जैसे कि जानवरों की चर्बी या पेड़ों से निकाला गया गोंद या राल मिला लिया जाता था। देखो कलर कैसे बनता था ये समझना आपको ज़रूरी है कि भाई आदि मानव आखिर कलर कैसे बनाता था। तो लाल कलर इससे बनता था, हरा कलर इससे, और चूना पत्थर से सफ़ेद कलर। फिर क्या करते हैं, या तो उसमें पानी थोड़ा बहुत पानी डाल दिया। ठीक है। पानी के साथ में और क्या डालते थे, ऐसा कोई गाढ़ा या चिपचिपा पदार्थ। अब गाढ़ा या चिपचिपा पदार्थ में या तो किसी जानवर की जो चर्बी है, फिर मांस तो खाते थे, शिकार तो करते थे, तो जानवर की जो चर्बी है उसको डाल दिया। या क्या करते कि पेड़ों से जो गोंद निकलता है या जो पेड़ों से अलग पेड़ों से जो राल, जैसे हमारे मुंह में राल निकलते हैं ना, अपने मुंह में ये राल निकलती है। ठीक है। तो ऐसा गाढ़ा जो पेड़ों से निकलता है द्रव के रूप में उसको राल कहते हैं। तो उसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं कलर में डालने के लिए, थोड़ा पानी मिला करके उस पाउडर में, और फिर हमारा कलर बन जाता। तो इस प्रकार से या इस प्रकार रंग तैयार हो जाने के बाद उससे पेड़ की पतली रेशेदार टहनियों से बने ब्रूस का प्रयोग करते हुए चित्र आदि बनाए जाते थे।
तो रंग कैसे बना ये समझ में आ गया होगा। तो वापस समझेंगे कि भाई जैसे उन्होंने खनिज लेकर खनिजों को पीस लिया, कूट करके क्या कर लिया, उसको पीस लिया, ठीक है। पीसने के बाद में उसका पाउडर बना दिया। क्या बना दिया, उसका पाउडर बना दिया। पाउडर मिलाने के बाद में जो पाउडर है उसमें क्या कर दिया, थोड़ा पानी डाल दिया। पानी के अलावा क्या करते, या तो गोंद मिलाते थे, या जानवरों की जो चर्बी है किसी पशु की वो मिला दिया, या जो रोल है वो मिला दिया। रोल या राल तो पेड़ों से निकलता है, जैसे आपने किसी पेड़े के तने पर कुछ ऐसे कट लगाया तो उस कट से जो निकलेगा चिपचिपा पदार्थ वो हो गया। इनको मिला करके ये जो पूरा जो गाढ़ा तैयार हो जाता है वो आपका रंग बन जाता है, ठीक है। तो रंग ऐसे बन गया। फिर बात करते हैं कि वो ब्रश कैसे बनाते हैं। भाई रंग तो बना दिया, तो रंग बनने से थोड़ा काम बनेगा, भाई रंग बनना भी तो पड़ना पड़ता था। तो वो ब्रश कैसे बनाते थे। अब ब्रश की बात कर लेते हैं, ब्रश या ब्रश। तो जो ब्रश हैं उसका बनाने का एक ही तरीका था कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी टहनियाँ लेते थे। क्या लेते थे, टहनियाँ, और उसका टहनी का प्रयोग करके वो ब्रश करते थे। जैसे कोई पेड़ है उसकी पतली टहनी काट ली, क्या काट ली, टहनी, और उसको आगे से काट लिया तो ब्रश बन गया। तो जो रेशेदार टहनी है वो आपकी ब्रश के रूप में उसका प्रयोग होता था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी कि पुराने समय के जो लोग हैं वो कलर किस प्रकार के प्रयोग करते थे, गोंद का प्रयोग किस प्रकार से करते थे, किस प्रकार से वो ब्रश का प्रयोग करके कलर भरने का काम करते थे। आगे देखो, ध्यान देंगे, लिखा है। तो एक बात आपको ये लिखनी है, मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, ये आपको लिखनी है कि किस प्रकार से रंग का प्रयोग होता है। रंग बनाने पहले खनिजों को चट्टान से पीस कर काट करके तैयार करते थे, पानी मिला दिया, इस प्रकार की चीज़ें मिला दी, ठीक है। और उसके बाद में पेड़ों की पतली टहनी का प्रयोग करके ब्रश बना लेते थे। यहाँ से ये लाइन आपको लिखनी है, जहाँ से मैंने यहाँ हाईलाइट की, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि आदि मानव किस प्रकार रंगों का प्रयोग करते थे या रंग तैयार करते थे, और ब्रश किस प्रकार से तैयार करते हैं। आदि मानव ब्रश कहाँ से लाते थे, तो आपको लिखना है पेड़ों की पतली रेशेदार टहनियों का प्रयोग करके वो ब्रश या ब्रूस लाते थे और उनका प्रयोग करते थे। खैर हम आगे बात करते हैं। लिखा है, आश्चर्य की बात यह है, आश्चर्यजनक की, कि हजारों साल पहले बनाए गए इन चित्रों के रंग हवा पानी की मार को झेलने के बाद आज भी बरकरार हैं। देखो कितनी बड़ी बात है, विचार करने वाली बात है कि इतने हजारों साल पहले जो चित्र हमको मिले हैं, इस प्रकार के चित्र जो बनाए थे उस समय, पेंटिंग, अगर हम उनकी बात करें तो वो आज भी हैं। इसका मतलब उन्होंने इस धूप को, गर्मी को, हवा पानी को, उनका प्रयोग करते हुए वो बने हुए हैं, तो खराब नहीं हुए, ये बड़ी बात है। ये समझा जाता है कि रंग अब तक इसलिए अक्षुण्ण रहे हैं क्योंकि चट्टानों की सतह पर जो ऑक्साइड मौजूद थे उनके साथ इन रंगों की रासायनिक प्रतिक्रिया ने इन्हें स्थायी बना दिया। देखो यहाँ एक वैज्ञानिक कारण आता है हमारे सामने कि ये जो यहाँ पर चित्र हमको गुफाओं में मिले हैं वो अक्षुण्ण मतलब लंबे समय तक बिना खराब हुए, बिना नष्ट हुए क्यों बने रहे लंबे समय तक। आखिर वो इतने हज़ार साल पहले बनाए हैं तो वो ख़राब क्यों नहीं हुए। तो ऐसा माना जाता था कि जिन चट्टानों पर उन्होंने जो चित्र बनाए हैं वहाँ पर चट्टानें हैं वो ऑक्साइड की हैं, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके उन्होंने क्या कर दिया, कोई रासायनिक प्रतिक्रिया होगी, और उन रंगों के साथ में रासायनिक प्रतिक्रिया की वजह से ऐसा अनुमान लगाते हैं भी जो चट्टानें हैं उनके साथ में जो कलर भरा जब, तो उनके साथ में प्रतिक्रिया हुई, रासायनिक प्रतिक्रिया, और इस तरह रंग बन गए हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ कलाकारों ने अपने चित्र इन शिलाश्रयों की सतहों, दीवारों और भीतरी छतों पर बनाए हैं। देखो ये जो चित्र हैं वो कहाँ कहाँ बनाए, जो गुफाएं हैं उनकी छत पर, दीवारों पर, और अंदर जो और गहरी गुफाएं हैं शिलाश्रयों में उनके ऊपर बनाए हैं। तो ये बात आपको याद में रखनी है, ज़रूर याद रखनी है कि चित्र कलाकारों ने कहाँ बनाए हैं, तो इन जगहों पर बनाए हैं।
फिर लिखा है कि कुछ चित्र तो ऐसी गुफाओं या शिलाश्रयों से मिले हैं जहाँ लोग रहते थे, लेकिन कुछ चित्र ऐसी जगहों से भी मिले हैं जहाँ शायद लोग कभी नहीं रहे होंगे। जब हम गुफाओं की बात करते हैं तो हमको ऐसे भी चित्र नज़र आते हैं जहाँ उन गुफाओं में रहते थे, और ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर आदि मानव उन गुफाओं में नहीं रहते थे और वहाँ पर भी उनको चित्र नज़र आते हैं। उनकी क्या वजह हो सकती है? अगर हम उन जगहों को देखें तो ऐसा स्थानों को माना जाता है कि वो धार्मिक महत्व के होंगे। मतलब आपको ध्यान रखना है कि जैसे कोई ऐसी गुफा है, वहाँ चित्र मिला है और वहाँ अगर वो नहीं रहता था, इसका मतलब वो उनकी धार्मिक जगह थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शिलाश्रयों में पाए गए कुछ अत्यंत सुंदर चित्र बहुत ऊंचे स्थान या शिलाश्रय की छत के पास बने हुए हैं। इन गुफाओं में जो बड़े बड़े चित्र हैं वो छत पर बने हुए हैं, ऊपर की साइड में, ये ध्यान रखना है। तो प्रश्न उठता है कि आदिकालीन मानवों ने चट्टानों में ऐसे असुविधाजनक स्थानों पर ये चित्र क्यों बनाए हैं? एक बहुत बड़ा और व्यवस्थित क्वेश्चन बनता है समझने वाला कि इतने गहरे जगहों पर, छत पर ऐसे आखिर चित्र क्यों बनाए हैं। शायद ये चित्र बहुत दूर से लोगों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए ऊंचे दूर पर बनाए होंगे। ऐसा माना जाता है कि जो उन्होंने गुफाओं की छत पर चित्र बनाए हैं वो दूर से पता लगे, और जो बड़े आकार के चित्र बनाए हैं वो विशेष चित्र हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के चित्र बनाए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और जो अंडरलाइन की मैंने हाइलाइट वो आपको अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में लिखना है। और आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक दो बार ज़रूर देखें, लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा है तो एक बार भी आपकी चीज़ क्लियर होगी। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अपन अगली वीडियो में बात करेंगे।